उत्तर प्रदेश में योगी का एक ही फॉर्मूला है, पहले सुरक्षा फिर न्याय। लेकिन संभल में जो पुलिस दंगे रोकने के लिए ढाल बनकर खड़ी रही, आज उसी पुलिस को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। सवाल है कि क्या योगी की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अब सॉफ्ट टारगेट बनती जा रही है? आप सोचिए, अगर उस दिन पुलिस ने सख्त कार्रवाई ना की होती तो क्या होता? दंगाइयों का इलाज ना किया होता तो क्या होता? जिस पुलिस ने वहां पर शांति कायम रखी, उसी पर सवाल खड़े कर दिए गए। तो क्या अब कानून व्यवस्था संभालना भी अपराध हो गया है? बाबा की पुलिस लठ बजाए तो सवाल, अगर संयम दिखाए तो भी सवाल। तो फिर पुलिस करे तो क्या करे? दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर मामले में सर्वे के दौरान हुई हिंसा के मामले में स्थानीय कोर्ट ने मंगलवार को एक बड़ा आदेश दिया। संभल हिंसा मामले में चंदौसी की सीजेएम कोर्ट ने तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी और इंस्पेक्टर अनुज तोमर समेत 12 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश घायल युवक आलम के पिता यामीन की याचिका पर आया है। आरोप है कि आलम को गोली मार दी गई थी। हालांकि संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा कि एफआईआर फिलहाल दर्ज नहीं होगी और आदेश के खिलाफ अपील की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि संभल हिंसा मामले में पहले ही न्यायिक जांच हो चुकी है और जिन पुलिसकर्मियों के खिलाफ आदेश दिया गया है, उनकी जांच पूरी की जा चुकी है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि आलम नाम का युवक सामान बेचने गया था, उसी दौरान उसे गोली मार दी गई। यामीन ने अपनी अर्जी में तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी और संभल सदर कोतवाली के तत्कालीन इंस्पेक्टर अनुज तोमर सहित 10 से 12 पुलिसकर्मियों को आरोपी बनाते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी। अदालत ने सभी तथ्यों पर सुनवाई के बाद पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया। वर्तमान में अनुज चौधरी एएसपी के पद पर प्रमोशन के बाद फिरोजाबाद जिले में तैनात हैं, जबकि उस समय संभल सदर कोतवाली के इंस्पेक्टर रहे अनुज तोमर अभी संभल जिले की चंदौसी कोतवाली में तैनात हैं। अदालत के इस आदेश और पुलिस प्रशासन के रुख के बाद मामला और संवेदनशील हो गया है। पुलिस विभाग में हलचल है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था जिसके बाद यह सब हुआ, क्योंकि इस आदेश के साथ ही उस घटना की याद ताजा हुई है जिसके कारण विवाद गहराया था। दरअसल घटना 24 नवंबर 2024 की है। हिंसा की घटना में उस दिन 4 लोगों की जान गई थी। शाही जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर मामले में 24 नवंबर 2024 की सुबह एक टीम सर्वे के लिए आई थी। पहले भी यहां सर्वे कराया गया था। 24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद के सर्वे की खबर मिलते ही माहौल गर्मा गया। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर जुट गए। सर्वे टीम का विरोध शुरू हो गया। मामले को भड़काया जा रहा था। लोगों का प्रदर्शन उग्र होने लगा था। देखते ही देखते सर्वे से आक्रोशित लोगों ने पुलिस टीम पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। आसपास के मकानों से भी पत्थर बरसाए जाने की बात सामने आई। इसके बाद सीनियर अधिकारियों को सूचना दी गई। सूचना के बाद बड़ी संख्या में पहुंची पुलिस टीम ने लोगों के प्रदर्शन और आक्रोश को नियंत्रित करने के लिए बल प्रयोग शुरू किया। इसी दौरान गोली चलने का भी मामला सामने आया। इस हिंसा में 4 युवकों की मौत हुई थी। वहीं कई पुलिसकर्मी और प्रशासनिक अधिकारी घायल हो गए थे। संभल मस्जिद सर्वे के दौरान भड़के हिंसा मामले में नखासा क्षेत्र के खग्गू सराय के रहने वाले यामीन का पुत्र आलम भी गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़ित पक्ष का दावा है कि आलम उस दिन बेकरी प्रोडक्ट बेचने के लिए निकला था। उनके परिजनों का दावा है कि गिरफ्तारी के डर से उन लोगों ने चुपचाप तरीके से उसका निजी अस्पताल में इलाज कराया था। मामले में वकील चौधरी अख्तर सादेन का कहना है कि 4 फरवरी 2025 को सीजेएम कोर्ट में आलम की तरफ से न्याय की गुहार लगाते हुए याचिका दायर की गई थी।
संभल हिंसा के दौरान खग्गूसराय निवासी आलम के साथ हुई घटना और उसके बाद की कानूनी दांवपेच की अब खूब चर्चा हो रही है। घटना के दिन आलम 3 पहिया ठेले पर बिस्कुट टोस्ट बेचने निकला था। इसी दौरान वो हिंसाग्रस्त इलाके में पहुंचा, वहां फायरिंग की चपेट में आ गया। परिजनों का दावा है कि फायरिंग के दौरान आलम की पीठ में 2 और हाथ में 1 गोली लगी थी। उसे तुरंत स्थानीय अस्पताल और बाद में मेरठ के क्रिटिकल केयर सेंटर में भर्ती कराया गया। मेरठ के सेंटर में 26 नवंबर 2024 को आलम का ऑपरेशन हुआ। डॉक्टरों ने उसके शरीर से गोलियां निकाली। जान बचने के बाद आलम की कानूनी मुश्किलें शुरू हो गई, क्योंकि पुलिस ने फायरिंग मामले में उसे नामजद आरोपी बनाया था। दर्शकों, पूरा मामला यह था, पुलिस ने उसको नामजद आरोपी बनाया। पुलिस का कहना है कि वो भी दंगों में शामिल था, लेकिन परिजनों का यह कहना है वो तो वहां पर काम से गया था, अपना सामान बेचने गया था। और इसी को लेकर के मामला गरमाया हुआ है। इस मामले में सरकार के स्तर पर गठित न्यायिक जांच आयोग और साथ साथ हुई मजिस्ट्रियल जांच भी पूरी हो चुकी है। हिंसा की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने मामले की न्यायिक जांच कराई। न्यायिक जांच कमेटी ने हिंसाग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण कर अपनी 450 पन्नों की जांच रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपी है। जांच आयोग ने अधिकारियों के साथ साथ आम नागरिकों, स्थानीय लोगों, घायलों का इलाज करने वाले डॉक्टरों और जो प्रत्यक्षदर्शी थे वहां पर, उनके भी बयान दर्ज किए थे। इस न्यायिक जांच रिपोर्ट में आयोग ने चौंकाने वाला दावा किया है। आयोग ने अपनी फाइंडिंग में कहा कि संभल हिंसा कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, यह एक पूर्व नियोजित गहरी साजिश थी। रिपोर्ट में विदेशी हथियारों के इस्तेमाल से लेकर क्षेत्र के डेमोग्राफी में बदलावों पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। हिंसा में विदेशी हथियारों के इस्तेमाल की भी बात सामने आई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस देवेंद्र कुमार अरोड़ा की अध्यक्षता वाले आयोग ने पाया कि दंगों को भड़काने के लिए बाहर से असामाजिक तत्वों को बुलाया गया था। रिपोर्ट के अनुसार हिंसा में विदेशी निर्मित हथियारों और भारी मात्रा में अवैध हथियारों का प्रयोग किया गया था। आयोग ने रिपोर्ट में कहा है कि पुलिस की समय पर सक्रियता से एक बड़े नरसंहार को टाला गया है। हिंसा में हुई मौतों को दंगाइयों की आपसी फायरिंग का नतीजा बताया गया है। वहीं कोर्ट के आदेश के बाद संभल एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई का बड़ा बयान सामने आया। इसमें उन्होंने कहा कि हिंसा के दौरान जिन लोगों को गोली लगी थी वो 32 बोर की थी। 32 बोर बुलेट को जिन हथियार में प्रयोग में लाया जाता है उसका इस्तेमाल पुलिस नहीं करती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लेकर बैलिस्टिक जांच रिपोर्ट में इसकी पुष्टि हुई है। सरकार की तरफ से गठित न्यायिक जांच आयोग की जांच भी पूरी हो चुकी है और उसकी रिपोर्ट सरकार को सौंपी जा चुकी है, यह कप्तान साहब का कहना है। उन्होंने कहा कि न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट कैबिनेट में पेश हो चुकी है। एसपी ने साफ तौर पर कहा कि गोली लगने से घायल युवक के मामले में फिलहाल मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोर्ट के फैसले के खिलाफ हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे, उसके बाद में जो कुछ होगा वो देखा जाएगा। दर्शकों, यहां आप ये कहानी थोड़ी समझिएगा। आप देखिए ना, वो कौन कलाकार लोग हैं जो उस समय कह रहे थे संभल के मालिक हम हैं। वो कौन कलाकार लोग हैं जब वहां संभल में पुलिस चौकी बनती है, एटीएस यूनिट की स्थापना होती है, उसका विरोध करते हैं। वो कौन लोग हैं और क्यों करते हैं? वो कौन लोग हैं संभल में बिजली चोरी करते हैं? वो कौन लोग हैं संभल में जो अवैध कब्जा करके रखे हुए थे, जिनके घरों पर बुलडोजर चल रहा है और कोर्ट के आदेश से ही चल रहा है? आप समझिए क्या किया जाए, क्या किया जाए। वो सर्वे वाली टीम वहां पर पहुंची कोर्ट के आदेश पर, उस पर पथराव शुरू हो गया। और जो जांच आयोग की रिपोर्ट है उसमें तो यह बताया गया है ये एक सुनियोजित साजिश थी। लोग वहां इंतजार कर रहे थे। अच्छा छोड़िए, अभी आप दिल्ली जाइए, कुछ दिनों पहले की जो घटना है, मस्जिद के पास में रात को 1 बजे प्रशासन वहां पर पहुंचता है, पत्थरबाज तैयार रहते हैं, आइए आपका स्वागत करते हैं। मतलब ऐसी सोच है, क्या वहां पर ऐसा नहीं हुआ होगा? और सबसे बड़ी बात, उससे पहले जो कुंदरकी विधानसभा है दर्शकों,
वहां उपचुनाव हुआ था, उसके नतीजे आए थे, वहां समाजवादी पार्टी बुरी तरह हारी थी। उससे पहले यही विधायक थे जियाउर रहमान बर्क साहब, फिर ये संभल से बन गए सांसद, सीट खाली हुई, चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी हार गई। बताया जा रहा है 31 साल बाद वहां बीजेपी जीती, 1,45,000 वोटों से मुसलमानों ने ही वोट दे दिया। अब ये तो ठेकेदार हैं, इनको वो बात कहां अच्छी लगेगी? इनको तो लगता है तो हमारा वोट बैंक है, ये बीजेपी को वोट कैसे कर सकता है? आप गौर करिए दर्शकों, उससे पहले भी एक बार वहां सर्वे हुआ था। वो सर्वे करने के लिए टीम उस दिन दूसरी बार गई थी, लेकिन लोग वहां इंतजार कर रहे थे। आइए देखते हैं कैसे होगा सर्वे, देखते हैं। वही बात वो जो दिल्ली में फैलाई गई, हमारी मस्जिद तोड़ी जा रही है, तुम कब जागोगे मुसलमानों, ठीक वैसा ही वहां पर भी हुआ। समझने की कोशिश कीजिए दर्शकों, ये समस्या कोई छोटी समस्या नहीं है, ये बहुत बड़ी समस्या है। लोग समझने को तैयार नहीं। आप मुझे एक बात बताइए, अगर वो जहां बुलडोजर चल रहा है, प्रशासन वहां पहुंच रहा है, उससे पहले ही जो उस घरों के उन घरों के मालिक हैं, उस जगह को वो तोड़ दे रहे हैं। क्यों तोड़ दे रहे हो भाई? आपको पता है जब आपकी जमीन है, ठीक है, तो फिर अपने आप क्यों तोड़ रहे हो? कोई तो वजह होगी, कुछ तो हुआ होगा। बाबा के पास में रिपोर्ट है 450 पन्नों की, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। विदेशी हथियार वहां पर कैसे आ गए थे, वो कौन लोग थे, कलाकार जो बाहर से बुलाए गए थे, वो वहां पर क्या कर रहे थे। और बताया जा रहा है फायरिंग जो हुई है 32 बोर, पुलिस का मतलब नहीं, वो कह रहे हैं हम इस्तेमाल करते नहीं। तो कैसे चली गोली, कौन लोग थे, क्या कारण थे? और दर्शकों ये भी तो सामने आया था, ये जो लड़ाई है वहां संभल में, ये आपसी वर्चस्व की लड़ाई है। दो गुट हैं, एक अपने आप को कलाकार मानता है, एक अपने आप को ज्यादा बड़ा कलाकार मानता है। और कलाकारों की लड़ाई है, यही है हर जगह, और कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। जब बोलते हैं तो फिर ऐसे बोलेंगे अत्याचार हो रहा है। तो कैसे हो रहा है अत्याचार? क्या करें पुलिस वाले? दंगे होने दें? क्या करें दर्शकों, ये सवाल तो है ना। पुलिस वाले क्या करें? जो पहले होता था 2017 से पहले वही होने दें? क्या हुआ था मुजफ्फरनगर में? महीनों वहां नेता कोई जाने को तैयार नहीं था, कोई जाने को तैयार नहीं था। और इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है। बीजेपी अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो स्ट्रांग हुई है, उसका कारण है कि बीजेपी के नेता वहां उन लोगों के साथ में खड़े थे जो वहां पीड़ित थे। यही वो कारण है। जनता जनार्दन सब कुछ ध्यान में रखती है। हम भी जब इलेक्शन कवर करने के लिए गए थे, लोग ये कहते थे हम उन दंगों को नहीं भूले हैं, उस नरसंहार को हम नहीं भूले हैं। और यही होता है, अगर पुलिस प्रशासन, आप बताइए, संभल में मुस्तैदी से काम नहीं करता, अगर बरेली में उस तरीके से त्वरित कार्रवाई ना की गई होती तो फिर क्या होता? हिंदू बनाम मुसलमान दंगे होते, कर्फ्यू लगते, सड़क जाम होती, विकास के जो कार्य हैं उनमें बैरियर खड़े होते, यही तो होता। और क्या होता? माहौल लेकिन बनाया जा रहा है। कप्तान साहब कह रहे हैं भैया हम नहीं करेंगे एफआईआर दर्ज। जिन पुलिस कर्मियों के खिलाफ आपने यह आदेश दिया है उनकी जांच पहले से ही हो चुकी है। दर्शकों, मामला गंभीर है। आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है उस पर रहेगी नजर, लेकिन आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।